हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। आज हम यहाँ पे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 की बात कर रहे हैं। ठीक है। इसमें कुछ अमेंडमेंट्स इंस्टीट्यूट ने सजेस्ट किए हुए हैं। जो बिल पास हुआ है अमेंडमेंट का, उसके बारे में है ये। और आपके जून 2020 के जो एग्जाम्स शेड्यूल्ड हैं उसमें ये चीज़ एप्लीकेबल होगी और आगे भी एप्लीकेबल रहेगी। तो उसकी कुछ डिटेल्स हैं वो यहाँ पे हम देख लेते हैं। इंस्टीट्यूट ने एक फाइल अपलोड की थी वेबसाइट पे जिसमें सिर्फ अमेंडमेंट्स हैं और उसमें दो पर्टिकुलर चैप्टर्स को टारगेट किया है, जिसमें एक आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट है क्योंकि उसमें अमेंडमेंट हुए हैं, और आरटीआई में अमेंडमेंट आए हैं 2019 में। तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे हम पूरे डिस्कस कर लेते हैं। जितना कंटेंट दे रखा है ना, बहुत बार रिपीटेशन किया है। तो वैसे 4 पेज का कंटेंट है उनकी पीडीएफ में, लेकिन आप उसको समराइज करेंगे तो वो हार्डली 1 पेज का ही कंटेंट है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो आप उसको पूरा वर्ड टू वर्ड लर्न करने नहीं बैठेंगे चलेगा, पॉइंट समझ लें और फिर आप उसको अपने हिसाब से अपने वर्ड्स में लिखेंगे तो भी कोई इशू नहीं है। मैं एक बार स्टार्टिंग में थोड़ा एक बार पूरा कंटेंट जो है आपको वर्ड टू वर्ड टैली करवा देता हूँ, फिर जहाँ से वो रिपीट होने लगेगा हम देख लेंगे, उसको वापस नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। तो आरटीआई एक्ट का पहले इंट्रोडक्शन दिया हुआ है फर्स्ट पैराग्राफ में कि क्यों एप्लीकेबल है। वो हमने आरटीआई के चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ लिया है कि इसकी एप्लीकेबिलिटी का रीज़न क्या है। तो रीज़न यही है कि पब्लिक अथॉरिटीज से क्वेश्चन कर सके आप, उनसे डिटेल्स मांग सकें, जो काम उन्होंने किया उसमें कितना खर्च हुआ, कैसे हुआ, कितना काम खत्म हुआ, कितने टाइम में खत्म हुआ, सब पब्लिक अथॉरिटीज के पास डिटेल्स मांगना हमारा राइट है। जो राइट टू नो हमें आर्टिकल में मिला है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसी के बेसिस पे ये एक्ट जो है वो बना था। 2005 अक्टूबर 12 से ये एक्ट इफेक्टिव है, ये हम जानते हैं। अब आरटीआई का अमेंडमेंट बिल आया 2019 में, एक्ट पास हुआ, उसमें कुछ चीज़ों की बात की। सबसे पहले बात कर रहे हैं सेक्शन नंबर 13 की। अब सेक्शन 13 में वैसे कुछ चीज़ें तो सिमिलर ही हैं जैसे पहले भी थी। उसमें उन्होंने बताया कि जो टर्म ऑफ ऑफिस है, कंडीशन ऑफ सर्विस है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की और इंफॉर्मेशन कमिश्नर की, उसके बारे में यहाँ बात हो रही है। इट प्रोवाइड्स दैट द CIC एंड एवरी इंफॉर्मेशन कमिश्नर शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years एंड टिल दे अटेन द एज ऑफ 65 years विच एवर इज अर्लियर। तो ये टाइम लिमिट पहले भी थी, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। एंड दे शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, वो पॉइंट भी हमने कवर किया हुआ है। It further provides that the salaries and allowances and other terms and conditions of service of the CIC and the IC shall be same as that of the Chief Election Commissioner and the Election Commissioner respectively। तो इन्होंने बोला कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसमें जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनकी सैलरी और यहाँ पे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की सैलरी एक बराबर होनी चाहिए। दूसरे जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं और जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं मतलब उनके जूनियर्स, उनकी सैलरी एक बराबर होनी चाहिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए यहाँ पे। सेक्शन 16 की बात कर रहे हैं एक्ट में। इट प्रोवाइड्स फॉर द टर्म ऑफ ऑफिस एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ द स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो जैसे सेक्शन 13 में उन्होंने यहाँ पे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की बात की थी, 16 में स्टेट लेवल पे जो SIC और IC है उनकी बात हो रही है। उनके लिए भी टर्म ऑफ ऑफिस वाला क्राइटेरिया सेम ही है, अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट वो वाला क्राइटेरिया भी सेम ही है। सैलरी और अलाउंसेस के बारे में अब यहाँ पे कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है वो देख लेते हैं। इन्होंने बोला इट प्रोवाइड्स दैट द सैलरी एंड अलाउंसेस एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ द स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड द स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर shall be the same as that of the election commissioner and the chief secretary to the state government respectively। तो यहाँ पे एक एक लेवल डाउनवर्ड चले गए। मतलब ऊपर सेंट्रल वाले केस में कैसा था कि चीफ CIC जो है वो और चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो एट पार थे, IC और इलेक्शन कमिश्नर एट पार थे। यहाँ पे ऐसा है कि जो स्टेट के CIC हैं, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, उनको एट पार रखा गया है विद इलेक्शन कमिश्नर एंड नॉट विद द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। मतलब यहाँ की जो फर्स्ट अथॉरिटी और वहाँ की जो सेकंड अथॉरिटी है उनको एट पार माना गया है। और जो स्टेट में इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, मतलब जो स्टेट लेवल पे आरटीआई में सेकंड लेवल पे ऑफिसर्स हैं, उनको थर्ड लेवल के ऑफिसर्स के साथ चीफ सेक्रेटरी टू द स्टेट गवर्नमेंट उनके साथ कंपेयर किया गया। सैलरी अलाउंसेस दोनों को सिमिलर बेस पे मिलेंगे। सैलरी अलाउंसेस अदर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द इलेक्शन कमिश्नर आर इक्वल टू। अब ये बात कर रहे हैं इस पैराग्राफ में किसकी, इलेक्शन कमिश्नर्स की। ठीक है, अभी तक हम कंपेयर कर रहे थे इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर को। अब यहाँ पे इलेक्शन कमिश्नर की थोड़ी डिटेलिंग बता रहे हैं वो। इनके सैलरी और अलाउंसेस जो है दे आर इक्वल टू अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, देयरफॉर द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड द स्टेट CIC
becomes equivalent to a judge of Supreme Court in terms of the salary and allowances and other terms and condition of service। तो आपको पूरा लिंक बता रहे वो कि जो CIC है, IC है, स्टेट CIC है, इन सब की सैलरी, अलाउंसेस, कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड ऑल वो किसके बराबर है? वो बराबर है सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनके बराबर है। और फिर इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उनकी जो सैलरी है उसके बेसिस पे इंफॉर्मेशन कमिश्नर और चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की सैलरी डिपेंड करती है। तो ये इस तरीके से लिंक दिया हुआ है। द फंक्शंस बीइंग कैरिड आउट बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड द सेंट्रल एंड स्टेट कमीशन आर टोटली डिफरेंट। द इलेक्शन कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये क्लैरिफाई कर रहे हैं डिफरेंस क्या है दोनों में। इलेक्शन कमीशन का काम अलग है, इंफॉर्मेशन कमीशन का काम अलग है। इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कॉन्स्टिट्यूशन से फ्रेम हुई है, ठीक है। आर्टिकल नंबर है रेफरेंस में 324 एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन, कंट्रोल ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द इलेक्टोरल रोल्स फॉर एंड द कंडक्ट ऑफ all elections to the parliament and to the legislature of every state and of all elections to the officers of the president and vice president held under the constitution। तो आपको पता ही है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शंस को कंट्रोल करने के लिए अथॉरिटी बनी हुई है। ऑन दी अदर हैंड द इंफॉर्मेशन कमीशन, SIC, दे आर स्टैट्यूटरी बॉडीज, ठीक है। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, और स्टैट्यूटरी बॉडी जो है वो पार्लियामेंट में एक्ट के थ्रू बनती है, ये आपको पता है। देयरफॉर द मैंडेट ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड द सेंट्रल एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन आर डिफरेंट। मतलब उनको मैंडेट या वो उनका एग्जिस्टेंस कहाँ से हुआ, उनके सोर्स में डिफरेंस है, ये यहाँ पे बताया हुआ है। Hence, their status and service conditions need to be rationalized accordingly. In view of the above, RTI Amendment Act enacted by the Parliament so as to provide the term of office, salary, allowance, and other terms and conditions of service, the CIC and the Information Commission and the state CIC and the State Information Commission shall be such as may be prescribed by the central government. अब यहाँ से काफी सारी चीजें फिर से रिपीट चल रही हैं। तो फाइल तो उन्होंने दे दी है, लेकिन इतनी जरूरी नहीं थी कि पूरा डेटा इतना बार बार रिपीट करें। अब आप देख सकते हैं नेक्स्ट बोला है टर्म ऑफ ऑफिस, कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। तो सेक्शन 13 वाला पूरा पॉइंट रिपीट है, मैं उसको वापस नहीं बता रहा हूं, यहाँ पे सेम ही जा रहा है। अंदर जो पॉइंट लिखे हुए, अपॉइंटमेंट जो है CIC का प्रेसिडेंट के थ्रू होता है, उनका रेम्यूनरेशन, पे स्केल और वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन पे होता है। अगर उनको रिजाइन करना हो तो प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन सबमिट करते हैं। स्टेट CIC एंड ऑल होते हैं तो वो गवर्नर को अपना रेजिग्नेशन सबमिट करते हैं। तो वो सब चीज़ें हमने चैप्टर में भी पढ़ी हुई है, वो रिपीट है, कुछ नया नहीं। सैलरी अलाउंसेस वाला पॉइंट अभी हमने ऊपर पढ़ लिया, उसी चीज़ को वापस से लेके आ रहे हैं। अब वापस सेक्शन 16 आ गया, उसके बाद वो भी पूरा डिस्कस किया। तो ये रिपीट कर रहे हैं, एक ही चीज़ को 2-3 बार बता रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। आगे बढ़ सकते हैं हम इसके बाद। और कोई पॉइंट ऐसा हो जो रिपीट नहीं हो रहा हो तो वो देखते हैं। डायरेक्टली आप इस फाइल के लास्ट पेज पे आ जाएंगे तो वहाँ पे रूल्स के बारे में बोला है, वो भी स्पेसिफिक नहीं है। ऐसे बता रहे हैं पावर टू मेक रूल्स बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को RTI के रूल्स बनाने का भी पावर है। तो इतने सारे सेक्शंस हैं। सेक्शन 4 में उन्होंने बोला है जो RTI की रिगार्डिंग मटेरियल प्रिंटिंग का जो कॉस्ट लगता है, जो मटेरियल यूज होता है उसके रूल्स, जो फीस चार्ज की जाती है आपसे RTI की उसके रूल्स, टर्म ऑफ ऑफिस, सैलरी, अलाउंस, ये वो सबके लिए प्रोसीजर जो वो लोग अडॉप्ट करते हैं किसी अपील को सेटल करने के लिए या फिर और भी कोई मैटर के लिए। तो किसी भी मैटर के लिए रूल बनाना हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास यहाँ पे पावर है, और एक्ट का सेक्शन 27 है जो उनको ये पावर देता है। तो शॉर्ट एंड स्वीट स्टोरी इतना ही है। RTI में जितने भी चेंजेस थे वो सारे मैंने आपको बता दिए, ठीक है। और बाकी मैंने जो दूसरा वाला टॉपिक है आपका आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन, उसके बारे में भी अमेंडमेंट्स कवर किए हुए हैं। कुछ चीज़ें उसमें अगर पेंडिंग भी है तो वो कवर होती जाएंगी, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने न्यू ऐड की है जो पहले नहीं थी, ठीक है। तो ये एक बार आप शॉर्ट में RTI वाला पार्ट खत्म करके रख सकते हैं, ताकि आपका जो चैप्टर मैंने पढ़ाया हुआ है और जो आप अमेंडमेंट देख रहे हैं दोनों चीज़ें मिला के एक पूरा समराइज हो जाए, और उसमें उसके बाद आपको और कुछ नया ना पढ़ना पड़े, ठीक है। थैंक यू सो मच।